नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ आ रही है पीछे से? आवाज़ थोड़ी सी आज इंशाल्लाह भी सेट हो जाएगी, क्योंकि ज़रा गैप आ गया ना कल का, और जिसकी वजह से थोड़ा सा रिदम में इंशाल्लाह 10-15 मिनट में आ जाएगी। अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज लास्ट क्लास का काम मैंने फाइल जो थी 23 वाली आपके सामने शेयर की है। लास्ट क्लास 23 अक्टूबर 2021 सैटरडे हुई थी। वैसे तो ये हमने 22 को स्टार्ट किया था। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको 22 को दिया था कि इन्वेंट्री गुड्स एंड फॉर सेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए हमारे पास कितने सिस्टम है, परपेचुअल और अंडर परपेचुअल। कितने हमारे पास मेथड है, कौन कौन से? इसी तरह अंडर परपेचुअल, अंडर पीरियोडिक बोथ सिस्टम में वी हैव टू मेथड्स। ऐसा ही है, यहाँ पर दो मेथड है, और हमारे पास जो है बेसिकली अंडर बोथ सिस्टम वी हैव FIFO एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट एज वेल। इसके अलावा हमने एक सवाल को स्टार्ट किया था, अली बाबा कंपनी। उस सवाल को हमने ये पहले सॉल्व किया था FIFO परपेचुअल से। फिर हमने लास्ट 23 वाली क्लास में इसी सवाल को दोबारा सॉल्व किया, कौन से मेथड से? वैक्स से। उसके बाद फिर हमने जो है वो ये नाजिम एंड कंपनी का सवाल शुरू किया था। ये सवाल बेसिकली पीरियोडिक का था, वैक की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इसको मैंने साथ में किससे भी सॉल्व किया था, और इस पे एक और रिक्वायरमेंट थी, क्या थी वो? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और फिर मैंने वही चीज कहाँ भी आपको कैलकुलेट करना सिखा दी थी, परपेचुअल से। इज दैट क्लियर? ये मैंने सॉल्व भी किया था, ये कॉम्प्रिहेंसिव था, एक पेज पे सारा। यानी ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे ये वैल्यूएशन ऑफ FIFO पीरियोडिक है, राइट साइड पे वैल्यूएशन थ्रू पीरियोडिक वैक, और नीचे आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये आज का मेरा लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आज इंशाल्लाह हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी मजीद डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है ना, उसको जरा एक दफा गौर से देख लें कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन कैसे हो रही है। जरा देखिएगा, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जी, क्या तरीका है? सबसे पहले क्या किए, उसके बाद ठीक है, और उसमें से हम क्या लेस करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा, हमने एक सवाल ये किया था और हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री ना हो, इज इट पॉसिबल? हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री ना हो, इज इट पॉसिबल? अच्छा, ये कब पॉसिबल होगा? जब न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जब हम किसी नए बिजनेस पे होते हैं तो एट दैट टाइम हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होती। जब हम किसी न्यू बिजनेस पे होते हैं तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होती। ओपनिंग इन्वेंट्री बेसिकली हमारे न्यू बिजनेस में नहीं होती, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, डे वन कोई इन्वेंट्री होती है नहीं ना। आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेंट्री खरीद के लाते हैं, परचेज से आपका काम शुरू होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जिस सवाल पे मैं जाऊंगा, मैंने आपको भी 6 फाइल्स व्हाट्सएप की हैं, उसमें से एक रिपीट हो गई, यही वाली नाजिम वाली, उसको आपने डिलीट कर देना है। बाकी कितनी रह गई? 5। उन 5 में से 4 सवाल जो है ना वो तो आपके होमवर्क है, वो मैं आपको समझा देता हूँ अभी। और उसके बाद जो एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो मुबशिर ट्रेडर के नाम से आखिरी 5वां सवाल, वो मैं भी करवाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, पहले तो आपको थोड़ा सा ये अंदाजा भी होना चाहिए कि पीरियोडिक परपेचुअल में खास डिफरेंस क्या है। हमने सवाल किया था अली बाबा, उसको हमने परपेचुअल से किया था। फिर हमने एक सवाल किया था नाजिम, नाजिम को हमने परपेचुअल से किया था, ये पीरियोडिक से। बेसिकली
नाजिम का जो सवाल था ना, उस सवाल में हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके से था कि वो पीरियोडिक से ही सॉल्व हो सकता था। क्या खास डिफरेंस आपको नजर आया था नाजिम और अली बाबा के सवाल में? क्या खास डिफरेंस था? नाजिम में टोटल के और सेल्स के टोटल यूनिट दिए हुए थे, ये नहीं बताए थे कि कब कब बेचे। 2000 यूनिट बेचे थे, लेकिन क्या 2000 यूनिट महीने में एक दफा बेचे होंगे? भाई आपने रोजाना सेल की होगी या 3-4 मरतबा सेल की होगी महीने में, लेकिन आपको ये नहीं पता था कौन से यूनिट कब बेचे। और ये हमें पीरियोडिक में पता नहीं भी, उस पर टेंशन वाली बात। हमें कौन से सिस्टम में डेटा सीक्वेंस में चाहिए होता है? परपिचुअल में। कौन से सिस्टम में? क्योंकि वहां पे हम बैक टू बैक सेल को एक लाइन लिख के एडजस्ट करते हैं, 2 लाइनें लिख के एडजस्ट करते हैं। वहां बैक टू बैक सेल आपको क्या करनी पड़ती है? सेल के बाद इन्वेंटरी को क्या करना पड़ता है? असल में यही एक डिफरेंस होता है। आगे मैं भी डिटेल से और भी बात करूंगा इंशाल्लाह। परपिचुअल में हम बैक टू बैक आफ्टर एवरी सेल अपनी इन्वेंटरी को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। लेकिन पीरियोडिक में ऐसा, पीरियोडिक में खास पीरियोडिक पीरियड के बाद एडजस्टमेंट होती है। पीरियोडिक में खास पीरियोडिक पीरियड के बाद, जबकि परपिचुअल में परपिचुअल बेसिस पे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप सेल करते रहते, अपनी इन्वेंटरी को बैलेंस करते थे नहीं करते थे? मैं कहता था बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सेल ट्रांजेक्शन आपने बैलेंस के कॉलम में क्या करना होता था? एक लाइन ड्रॉ करते थे। फीफो में एक लाइन ड्रॉ करवाता था, बैक में तो वहां से हम अपनी बैलेंस को दोबारा क्या करते थे? रिकैलकुलेट। क्या पीरियोडिक में ऐसा कोई सीन होता है? नहीं। तो अब जिस सवाल पे मैं जाऊंगा उससे पहले कोई एक चीज बता दूं। ये मैंने आपको कुछ चीजें व्हाट्सएप की थी और इस पे मैं ऊपर ये चीजें लिख देता हूँ। ये आपका एक क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क है। बस क्विक बताऊंगा। अम्माद इलेक्ट्रॉनिक डील्स इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2012 following transactions took place in relation to LCD monitors of a particular model। ये आपकी ट्रांजैक्शन है एक पर्टिकुलर मॉडल के LCD अम्माद इलेक्ट्रॉनिक की। सवाल बहुत स्ट्रेट है, अगर आप गौर से देखेंगे इस सवाल में आपको इतनी कोई परेशानी नजर नहीं आएगी। और इसमें सबसे पहले 5 यूनिट परचेज हुए हैं, इसका मतलब है इसके पास भी ओपनिंग इन्वेंटरी मौजूद नहीं है। इसकी कहानी बैलेंस से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि इसकी कहानी कहां से स्टार्ट होगी? परचेज से। बैलेंस कुछ भी नहीं है, बैलेंस आधा जीरो, बैलेंस इसका जीरो है, लेकिन इसकी अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? परचेज से। परचेज में दिखाओगे, साथ में बैलेंस पे ऐड कर दोगे, फिर ये सेल की है माइनस हो जाएंगे, फिर परचेज की ऐड हो जाएंगे, फिर 2 मरतबा बैक टू बैक सेल है। ये अलग अलग दिखाना है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने सवाल में पूरा कॉपी नहीं किया सवाल, शायद इसकी रिक्वायरमेंट मैं नीचे आपको लिख देता हूँ। आपको इस सवाल को किससे करना है बताइए? कौन से मेथड से करेंगे आप लोग? परपेचुअल या पीरियोडिक? रिक्वायरमेंट है कि कैलकुलेट, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री भी कहते हैं और वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री भी कहते हैं। और बाय परपिचुअल कौन सा सिस्टम यूज करना है? परपिचुअल का फीफो भी सॉल्व करना है और बैक कर लेंगे आप लोग। बस ये ध्यान में रखना, अली बाबा के सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री थी, तो वो ओपनिंग इन्वेंट्री डायरेक्ट कौन से कॉलम में गई थी? बैलेंस। यहाँ पे ये ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, क्या लिखा हुआ? ये परचेज की है, तो ये परचेज में दिखा के फिर कहाँ पे ऐड करोगे? बैलेंस में। बाकी सेल और ये सारी चीजें आपने देखनी है। उसके बाद ये अगले सवाल है, अनदर क्वेश्चन इज देयर, होम अप्लायंस कंपनी। ठीक है, ये जो होम अप्लायंस कंपनी है, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। और इस पे भी ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं स्टार्ट, डायरेक्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? परचेज से। परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल सेल। यहाँ रिक्वायरमेंट सारी नीचे मेंशन है। 12 नंबर का सवाल था पेपर में। डिटरमाइन द एंडिंग इन्वेंट्री अंडर परपेचुअल सिस्टम, फीफो एंड बैक। कर लेंगे आप लोग, पक्की बात है। अनदर होमवर्क। उसके बाद ये फाइल भी मैं आपको जब व्हाट्सअप करूंगा ना आज वाली इंशाल्लाह। अब मेरी कोशिश ये हुआ करेगी कि मैं अब ज्यादातर कोशिश यही कर रहा हूँ कि ज्यादातर मैं फाइल्स ऑन द स्पॉट शेयर करूं। ये भी आपका होमवर्क है। अल्फा कंपनी परपेचुअल सिस्टम यूज करती है और आपने परपेचुअल फीफो, परपेचुअल
वेज से कैलकुलेट करना है, कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे ना भाई? ओके, उसके बाद आ जाए कलीम इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको भी आपने परपिचुअल वेग परपिचुअल फीफो से करना है। ये पर रिसीव का मतलब परचेज और सोल्ड, ये डेट ऊपर नीचे है, मतलब आपको सीक्वेंस में जाना होगा। ये पहली तारीख का ओपनिंग डेटा ये दिया हुआ है, कितने यूनिट हाजा मौजूद ओपनिंग डेट पे? 20 यूनिट्स, और एक यूनिट कितने का है? 20 यूनिट है, एक यूनिट 3000 का है भाई, महंगे वाला यूनिट है ना। 20 मोबाइल फोन है छोटे छोटे गरीबों वाले, और एक मोबाइल कितने का है? 3000 का, सही है भाई। अच्छा, उसके बाद ये बताएं कि 1 जुलाई के बाद कौन सी डेट आएगी? 8 के बाद 12, फिर 18, फिर 19, फिर 23, सेल परचेज सेल परचेज सेल। जरूरी नहीं हो कि सेल परचेज हो, बाद दफा एक साथ दो परचेज भी होती है। अभी मैं आपको होमवर्क दिए 2 सवाल में मैंने नोट किया, या 3 सवाल में 2 मरतबा सेल हो रही है, लेकिन हर सेल से पहले क्या रिकॉर्ड करोगे? लाइन। पहले एक रिकॉर्ड करोगे, फिर दोबारा दूसरी सेल हो रही है फौरन, तो दोबारा क्या ड्रॉ करोगे? जैसे ये सवाल देखे, ये वाला नहीं था, इसमें देखें ये 2 मरतबा सेल हो रही है, इसी तरह इसमें देखें ये 2 मरतबा सेल हो रही है, ये सेल का कॉलम है। तो हर सेल से पहले पहले इसको रिकॉर्ड करोगे लाइन, फिर दोबारा इसको लाइन, कर लेंगे आप लोग? तो ये सिर्फ कितने सवाल दिए मैंने? 1 2 3 4। अम्माद इलेक्ट्रॉनिक नंबर 1, होम अप्लायंस नंबर 2, देन वी हैव अल्फा कंपनी, देन वी हैव कलीम इलेक्ट्रॉनिक्स। इज दैट क्लियर? आज आप कुल्लू होमवर्क ये अपने घर से करना है, ठीक है। अब मैंने जो करवाना ना आज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको इंशाल्लाह मैंने 4 चीजें बताई हैं जो मुझे इस टॉपिक में फर्दर डिस्कस करनी है, जिसमें से दिखे कितना आज हम डिस्कस कर पाते हैं। मुबश्शिर ट्रेडर्स, ये सवाल एक अच्छा सवाल है, और अभी आप लोगों ने कॉपी नहीं करना फिलहाल, बिल्कुल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये सवाल इस पे काफी अच्छे कॉन्सेप्ट आपको दूंगा इंशाल्लाह। मैंने कुछ कैलकुलेशन कर दी है जो कि मुझे करनी नहीं चाहिए थी एक्चुअली। मैंने अभी आपको कहा कि मैंने तो अपने पास व्हाट्सएप ग्रुप से आपको शेयर किया है, तो वहां सॉल्व हुआ थोड़ा सा। मुबश्शिर ट्रेडर्स स्टार्टेड बिजनेस, कब बिजनेस को स्टार्ट किया? 2014। डिटेल ऑफ द परचेजेस, किसकी डिटेल आपको दी जा रही है? परचेजेस टिल सितंबर 30। अच्छा देखिए, आप कट ऑफ डेट कुछ भी हो सकती है, इन्होंने 6 महीने का डेटा आपको दे दिया, कितने महीने का? 6 मंथ्स का डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया। 6 महीने का जो डेटा है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ने सितंबर, कितने महीने हो गए? अब यहाँ पे अप्रैल में कितने यूनिट खरीदे? 6100, किस रेट पे? 50। ये सवाल में मौजूद नहीं थी, आप राइटिंग में देख रहे होंगे, ये हैंड राइटिंग में सॉल्व हुआ है, ये हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है। ये मैंने क्या निकाला है? ये टीसी मतलब, अच्छा फिर ये यूनिट मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा ये मिटाऊंगा तो मिट जाएगा? नहीं है, मैं वो फिट वो है ना, सही है। असल में ये तस्वीर है ना, डायरेक्ट जो मैंने लिखा है वो मिट जाएगा। बहरहाल अब ये टी कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट 6100 इंटू दिस, 5400 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इज दिस, व्हाट इज दिस इज टोटल कॉस्ट, हाजा टोटल कॉस्ट। तो भाई ये आपने, अच्छा ये बताए क्या ये मुबश्शिर भाई खाली परचेजिंग करते, बेचते नहीं है? क्या ये अपने यूनिट खरीद के लाके नुमाइश लगाते, जियारत के लिए लोग आते, जियारत के पैसे चार्ज करते हो? ऐसा तो नहीं है ना भाई। यहाँ पे बेसिकली अब आपको सवाल को देख के थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए किस तरफ जा रहा होगा ये पीरियोडिक, ये परपेचुअल से सॉल्व। और एक बात बताऊं, इस सवाल में एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किया था कौन से मेथड से करना है। ये सवाल जब आया था पेपर में 2014 में या 13 में आया था, 2014 या 15 में, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो लिखा हुआ होता है तकरीबन वो एग्जामिनर करंट ईयर का दे रहा होता है। तो ये जब पेपर में सवाल आया था मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैं उस वक्त भी पढ़ाता था अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे पेपर दे के आते थे, फीडबैक आता था, पेपर एग्जाम का वेबसाइट से अपलोड हम लोग करते हैं। तो वहां से मैंने जब ये देखा तो इस सवाल में मेंशन नहीं है, क्या लिखा हुआ है? मुबश्शिर ट्रेडर यूजेस कौन सा मेथड? फीफो तो परपेचुअल में भी होता है, और ड्यूरिंग द अबव पीरियड दे सोल्ड एट द रेट 57 पर यूनिट, बाटा प्राइस है, हर यूनिट कितने का बेचा है? हाँ, कोई बार्गेन नहीं है। अच्छा ये कह रहे हैं कितने यूनिट बच गए, क्या ये बताए कितने यूनिट बिक गए? अब ये बताएं, क्या ये बताए कौन सा सिस्टम है, या सिस्टम कौन सा फॉलो हो सकता है? क्या ये परपेचुअल से सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता।
क्योंकि परपिचुअल के लिए तो आपको सेल और परचेज क्या क्या चाहिए, अलग अलग। इस तरह ये देखें, सेल परचेज, सेल परचेज, सेल परचेज, सेल परचेज, सेल। ये सवाल देखिए, ये परचेजेस, ये सेल्स, ये परचेजेस, ये सेल्स, ये यूनिट रिसीव मतलब परचेज और ये सेल। तो ये सवाल तो हो सकते हैं कौन से सिस्टम से, परपिचुअल पीरियोडिक दोनों से हो सकते हैं। लेकिन ये वाला सवाल जो है ना वो परपिचुअल से क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद नहीं है, सेल नहीं है। सेल निकाल लेंगे हम, लेकिन सेल हम लमसम निकाल सकते हैं। ये बताओ 6 महीने में एक मरतबा सेल की है। अब लमसम कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल यूनिट आपको सवाल में दिए हुए थे, हाजा मौजूद। कितने टोटल यूनिट है, 35,000। इसमें से कितने यूनिट बेच दिए, नहीं बच गए, 84 यूनिट बेच दिए या बच गए। टोटल यूनिट 35,600, यूनिट्स इन हैंड सितंबर 30, कितने महीने बाद, बाद 6 मंथ, 6 महीने बाद। अब आप मुझे बताएं आपके पास कितने यूनिट बिक गए, 21,000। कैसे कैसे पता चला, ऐसा तो साइड में देख लिया सर, मैंने सीधे हाथ पे कैलकुलेशन भी की है। मैं पढ़ाते हुए ऐसे छोटी मोटी कैलकुलेशन करता हूँ। राइट साइड पे आधा मौजूद, यू कैन सी दैट टोटल यूनिट 35,600 आधा मौजूद इन द सवाल। ये सवाल में मौजूद था, ये प्रिंटेड था। ये वाला कॉलम प्रिंटेड नहीं था, ये जो मैंने टिक लगाए हुए रेड से और लिखा हुआ है कुछ, ये प्रिंटेड नहीं था। ये बाकी कुल्लू मौजूद, ये वाला पॉइंट मौजूद, ये बहुत पैराग्राफ मौजूद। मैंने साइड में लिखा यूनिट सोल्ड निकालने मुझे। मैंने कहा यार टोटल यूनिट है 35,000 ने 600, उसमें से 14,000 ने 600 बच गए, तो कितने बिक गए। सिंपल सी बात है ना, आपके पास 1 लाख यूनिट थे, 10,000 बच गए, कितने बिक गए। एक बकरे बेचने वाले के पास 50 बकरे थे, 3 बच गए, कितने बिक गए, 47। कितना आसान है, कुल्लू आसान। तो यहां तक तो हम क्लियर कर मतलब चेक कर सकते हैं कि कितने यूनिट बिक गए। अब ये बिक गए क्यों निकाल रहे हैं, इसकी वजह बताऊंगा आगे। इस सवाल में हमें 3 चीजें मांगी इसने। नंबर 1 इज कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यूनिट नहीं, ये तो निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड बोले तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड, यूनिट किसको बोलते हैं, कुछ को। सेकंड क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग। और थर्ड में, हाँ ये एक नई चीज है आज के लिए। अब इसमें बेसिकली सबसे पहले तो सवाल को देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए सवाल किस तरफ जा रहा है, पीरियोडिक की तरफ। यहाँ पे मेथड कौन सा यूज करना है, फर्स्ट इन, पहले आइए पहले जाइए, नॉट पाइए, पहले आइए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आएगा वो पहले जाएगा, ऐसे ही। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे फरमाते हैं कि एक चीज मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। ये बताओ फीफो मेथड है ना, फर्स्ट इन, ये डेटा सीक्वेंस में मौजूद है। ये वाला, ये कौन सा यूनिट है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ने सितंबर, ये आपका सीक्वेंस है। फीफो फर्स्ट इन, पहले माल जुलाई वाला बेचा होगा, अगस्त वाला बेचा होगा या अप्रैल वाला, उसके बाद जुलाई वाला, फिर अगस्त वाला। अच्छा जो माल बचेगा वो पहले, सबसे पहले कौन सा बचा होगा, सितंबर, उससे बाद और उससे पहले। अब ये बताओ कितने यूनिट बच गए, हाजा मौजूद, कितने यूनिट बच गए। इसका मतलब ये 7,300 पूरे के पूरे बच गए, क्या 14,600 हो गए, ये तो आधे हुए। 14,600 किस का आधा कितना होता है, 14,000 का आधा 7,600 का आधा, ये तो आधे हैं। अभी भी कितने और चाहिए, ओ माय गॉड अभी भी पूरे नहीं हुए, अभी भी कितने रह गए। इसका मतलब ही 4,900 में से 600 बच गए, 4,300 बिक गए, हाजा बच गए, हाजा बिक गए। टोटल कितने यूनिट बच गए, 14,000। सबसे आखिरी वाले कितने बचे, उससे ऊपर वाले कितने बचे। अगर मैं 7,300 6,700 प्लस करूं तो 14,000 हो गए पूरे पूरे, कितने हो गए। लेकिन यूनिट बचे कितने, तो 600 कहां से बचे होंगे, ऊपर वाले में कितने यूनिट थे,
उसमें से कितने बच गए? ठीक है, अब इधर आए, मैं सवाल के आंसर की तरफ जाऊंगा और आंसर को देने से पहले कंपनी का नाम है मुबश्शिर। आजा मुबश्शिर ट्रेडर्स, राइट। अच्छा, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है? कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड? कॉस्ट ऑफ, भाई यूनिट किसको बोलते हैं? बेची हुई अशिया की, जी मैंने बताई थी लास्ट टाइम। कोई बताएगा सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद क्या ऐड करेंगे? नेट परचेजेस। आपने कहा सर सबसे पहले आएगी OPENING, इन्वेंटोरी। शाहनवाज भाई ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? पक्की बात है, क्यों नहीं है? वेरी गुड। सवाल की पहली लाइन, मुबश्शिर ट्रेडर स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014। तो अप्रैल की पहली तारीख को तो बिजनेस स्टार्ट हुआ, ये पहला दिन, ये ओपनिंग डे। ओपनिंग पे कोई इन्वेंट्री, क्योंकि इसी दिन इसने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो जब बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आज कोई इन्वेंट्री मौजूद नहीं है, राइट, ला मौजूद। ओपनिंग में कोई इन्वेंट्री मौजूद, ओके। अब हम क्या करें भाई? अब हम ये करेंगे कि ओपनिंग इन्वेंट्री में किसको ऐड करते हैं? मैंने बताया था ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने यहाँ पे लिखी 0, इसमें ऐड करूंगा नेट परचेजेस। पता है ना आपको? अब ये नेट परचेजेस है ना, इसका मतलब होता है जो माल खरीदा वो बताओ, और उसमें से जो नहीं बिका वो माइनस कर दो, जो बिक गया पता चल जाएगा। अब ये बताओ नेट परचेजेस के लिए सवाल आपके सामने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे कैलकुलेशन होगी? नेट परचेजेस के लिए क्या करोगे? सब जी बोले, क्या कह रहे हैं आप? 17,49,000। हमारे मेमन भाई जो बैठे हैं ना, सर्टिफाइड मेमन, इन्होंने मेमनो वाला दिमाग चलाया और फौरन सारी परचेज को सर ने मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट का कॉलम बनाया हुआ है। तो ये सारी परचेज का प्लस आ गया ना भाई। ये मुबश्शिर ने कितने महीने बाद की अकाउंटिंग मांगी? 6 महीने बाद। मुबश्शिर ने हर महीने कुछ ना कुछ परचेजेस किए। रेट कभी 50 रुपए था, कभी 49, कभी 48, कभी 50, कभी 51, कभी 47। हमने मल्टीप्लाई करते गए, हमारे पास आंसर आ गए। ये जो आंसर आ रहा है 17,49,000, ये क्या है? इसकी टोटल परचेजेस। टोटल क्या है? अब इधर देखिए, मुबश्शिर भाई कह रहे हैं मैंने 17,49,000 का माल खरीदा था। ये मुबश्शिर भाई ने माल क्या कोई एक्सपो लगाई थी, नुमाइश के लिए खरीदा था? किसके लिए खरीदा था? मैंने बताया था इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इज दैट क्लियर? as a cost of goods available for sale। उस माल की कीमत जो बेचने के लिए मौजूद था। आपके पास 50 लाख का माल था, मिसाल दे रहा हूं, आखिर में आप कह रहे सर 2 लाख का बच गया, तो कितने लाख वाला बिक गया? जो तो बच गया उसको क्या कर दो? माइनस कर देंगे ना। उसको कौन सी इन्वेंट्री कहते हैं? हाँ साहब, क्या आपके पास अभी एंडिंग इन्वेंट्री मौजूद है? यूनिट्स तो मौजूद है लेकिन उनकी अमाउंट मौजूद।
अब एग्जामिनर बाज दफा आपसे ना सवाल कुछ ऐसा कर लेता है जिसका जवाब बाद में आना होता है। अब ये मेरे पास राइट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। क्या आ गया मेरे पास एक? क्या मैंने लास्ट क्लास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यही तरीका बताया था या कोई नया तरीका बताया था? कुल्लू मालूम। मैं आपको फाइल दिखा सकता हूँ, इधर देखिए लास्ट क्लास वाली आजा मौजूद। इधर देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री एट नेट परचेजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू जी। क्या बन जाता है ये? व्हाट इज दिस? ये क्या कैलकुलेट किया था हमने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेची हुई अशिया की कीमत। आप यू पढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर आप सीधे ऐसे पढ़ेंगे तो उर्दू में तर्जुमा करें। ऐसे नॉर्मली इतना परफेक्ट तर्जुमा नहीं होता, जैसे हम कहते हैं ना आई एम गोइंग, तो उर्दू में कहूँ तो जा रहा हूँ मैं, मतलब वो यूं पढ़ेंगे ना, मतलब मैं जा रहा हूँ होता है लेकिन वो गोइंग आखिर में आ रहा होता है। यहाँ पे जैसे अक्सर मैं कहता हूँ क्लास में कोई अनस तो नहीं है, नो अनस, सना भी नहीं क्लास में कोई ये है, सना तो नहीं है। अक्सर मैं ये लिखता हूँ, ये अगर मैं इसको सीधा पढ़ता हूँ तो ये सना लिखा हुआ है, यूं पढ़ता तो अनस हो जाता है। तो बहरहाल अब यहाँ पे भाई अगर मैं यू जा रहा हूँ SANA और अगर मैं यू हो जाऊँ ANS, तो बहरहाल भाई ये 5 दफा जो है वो हम जरा इसको यू पढ़ रहे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेची हुई अशिया की कीमत। बिल्कुल अगर मैं तर्जुमा उर्दू में देखें, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, हम ये लिखते हैं ना आई एम गोइंग, तो ये आप स्टार्ट किया तो जा रहा हूँ मैं, हाँ, तो वो असल में वहां पे आपका तर्जुमा बिल्कुल सही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट समझे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेची हुई अशिया की कीमत, असल में आज मैं प्रॉफिट निकालना सिखाऊंगा ना, ये तो कीमत है। अब आपने अगर 10 लाख रुपए का माल बेचा तो क्या प्रॉफिट नहीं कमाया होगा? कमाया होगा ना भाई, वो तो कॉस्ट है। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेल में कॉस्ट भी शामिल होती है, प्रॉफिट भी शामिल होता है। मैं आपसे बोलूँ, ये पहले मैंने 50 रुपए का बेचा है, कितने का बेचा है? मैंने 40 रुपए का लिया था, कितने का लिया था? 40 रुपए इज व्हाट? कॉस्ट। 10 रुपए इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। सेल प्राइस के अंदर कॉस्ट भी शामिल होती है, प्रॉफिट भी शामिल होता है। पर जाहिर सी बात है, आप ऊपर जाते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो क्या वो जितने की लाते उतने की आपको देते? उन्होंने क्या सोशल वेलफेयर हो रहा होगा? नहीं भाई, वो बिजनेस कर रहे हैं। वो एक प्रोडक्ट 8 रुपए की लाएंगे, आपको 10 रुपए की देंगे। वो एक प्रोडक्ट 17 रुपए की लाएंगे, आपको 20 रुपए की देंगे। एक प्रोडक्ट 40 रुपए की लाएंगे, आपको 50 रुपए की देंगे। तो बात ये मेरे भाई, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। और हमने अब तक जो बात की वो सेल प्राइस की नहीं की है। मैंने तो हमेशा सेल प्राइस को इग्नोर करवाया है, लेकिन आज इग्नोर नहीं करवाऊंगा, कोई वजह है, प्रॉफिट निकालना है। दूसरी बात, हमने हमेशा कॉस्ट को फोकस किया, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों का डिफरेंस समझो। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री? जो बच गया। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? जो बिक गया। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है आपके पास जो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होता है ना, उसके 2 हिस्से हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितने हिस्से? कुछ बिक गया, कुछ बच गया। कुछ बिक गया, सारा तो नहीं बिकता ना भाई। ऐसा तो नहीं होता आज हमारा कट ऑफ डेट है, आज हमारा महीने का आखिरी दिन है, आज हमारा 6 महीने के बाद का आखिरी दिन है, आज सारा माल बेच के जाएंगे, चाहे वो हम मतलब 2 रुपए में बेच के जाएंगे, ऐसा होता है? आज का क्लोजिंग, कल का ओपनिंग, कोई टेंशन वाली बात? तो याद रखें, जितना भी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, उस पर कितने एलिमेंट शामिल होंगे? 2। कितने एलिमेंट्स होंगे? 2। नंबर 1 जो आपका बच गया, और नंबर 2 जो आपका माल बिक गया। कितने एलिमेंट है? 2। जो माल बच गया या जो माल बिक गया। इज दैट क्लियर? एनी ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। अच्छा, अब एक बात सुने, हमारे पास सवाल हम कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना आ गया? 14,49,000। आप देखिए माशाल्लाह सारे समझदार बैठे हुए, 17,49,000। माशाल्लाह सारे समझदार हैं। 6 महीने में ये टोटल यूनिट परचेज हुए, कितने परचेज हुए? क्या ये उसकी टोटल वर्थ है, कॉस्ट? यानी आपकी जेब से इतनी कॉस्ट लगी 6 महीने में। अगर ओपनिंग पे माल पड़ा हो तो वो भी प्लस कर लेता, वो था ही नहीं। अब इसमें से जो माल नहीं बिका
उसको निकाल दो तो जो बिक गया पता चल जाएगा। तो अब एंडिंग इन्वेंट्री तो पता ही नहीं है। एंडिंग इन्वेंट्री सवाल की कौन सी रिक्वायरमेंट है? पढ़े। एंडिंग इन्वेंट्री सवाल की कौन सी रिक्वायरमेंट है? कौन सी रिक्वायरमेंट है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कौन सी रिक्वायरमेंट है? हाँ, अगर मौसम थोड़ा भाई डिस्टर्ब हो रहा है तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बादल आ जाते हैं बार बार, तो बहरहाल मसला नहीं है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ये वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर 2। अच्छा, मैं जरा एक खूबसूरत सा बॉक्स पैक कर दूं। आजा, व्हाट इज दिस? बॉक्स तो बना दिया, लेकिन ये कैलकुलेशन किस चीज की है? कॉस्ट ऑफ। क्या ये कंप्लीट हो गई है? अभी मुझे किसका इंतजार है? अब मैं क्या कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ? कॉस्ट ऑफ, यहाँ तो लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कुल्लू से क्लोजिंग और एंडिंग एक ही को बोलते हैं, स्टॉक और इन्वेंट्री भी एक को बोलते हैं। कुल्लू जाइज, ओके आधा जाइज। अब आ जाए कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारे पास कैलकुलेट करना है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले ये देखना है कि माल कितना बचा। ये सवाल में खुद ही बता दिया, वेरी गुड, 14,000। और आपको ये भी पता है फीफो मेथड है, तो माल बेचा टॉप से, बचा बॉटम से। और आपने ये भी चेक कर लिया क्या सितंबर की सेल परचेज का कोई माल बचा है? कितने यूनिट बचे? ओके, अगस्त की परचेज के, जून की परचेज के, मैं पूछ रहा हूँ ना भाई, पूछने में मना है क्या? नहीं बचे। अप्रैल की परचेज के, मई की परचेज के, जुलाई की परचेज के 600। अब आपने ना सीक्वेंस को नहीं तोड़ना, सीक्वेंस का ख्याल रखना है। मंथ, यूनिट्स, रेट ने अमाउंट, राइट। आपने सीक्वेंस को नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो पहले कौन सा महीने लिखूंगा? जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त के बाद क्या आता है? जुलाई के कितने यूनिट, क्या मैं ये ले लूं? 4,900 ले लूं? 600 बचे। कुल्लू महालू, ये कितने बच गए? ये कितने बच गए? ये तो 14,600 हो गए। सही हो गया ये तो, हाँ सही है, 14,600 हो गए। जो यूनिट बचे थे वो आ गए, लेकिन क्या इनके रेट एक जैसे? बताएं। 50, 51, फिर एकदम थोड़ी तब्दीली आ गई। अब इनको आपस में क्या कर देंगे? बस मुझे अमाउंट बता दें खाली, ये आंसर आ जाएगा। बेले का कितना है? 30,000। मेमन भाई कह रहे हैं 30,000। ये तो होगा 14,000 ने 300। एम आई राइट? अच्छा चेक करो ना, आप लोग जाग रहे नहीं जाग रहे। ओके नेक्स्ट। देन 3 लाख, इन सबको प्लस कर दे। नहीं सही है, श्योर। ओके 700। बोले आगे, बोले जी। श्योर। 744,800। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? कॉस्ट ऑफ, यानी 17,49,000 में से 7,44,800 का माल बच गया या नहीं बिका, तो उसको क्या कर दो टोटल में से, तो क्या आ जाएगा? जो माल बिक के पता चल जाएगा। बस अब आप देखिए वो आंसर मेरे पास आया जैसे ही,
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई? 10 लाख कुछ आ रही है शायद। कैलकुलेटर यूज किया सब, किया करें प्लीज। आप सब कैलकुलेटर का है 10 लाख जी, माइनस करें। कहां पे? ये अच्छा, ये साइन मैंने, किसी ने साइन डबल फोर लिखवाया ना, आप लोग लिखवा रहे हैं ये 714। ओके, अब बताएं जी, माइनस करें। दस लाख ओके, व्हाट इज दिस? अभी मैंने एक बात बोली थी, पता नहीं वो बात आप लोगों की कहां तक जहन में बैठी थी। इसको क्या कहते हैं? 17,49,000 को क्या कहेंगे यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। असल में यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री भी होती है ना, वो भी इसमें क्या हो जाती है? ऐड। इसमें मैंने कहा था दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? कुछ माल, क्या बात है, कुछ माल बिक गया, कुछ माल जो बच गया, वो कितना था जो बच गया? 714। इसमें से 714,800 बिका या नहीं बिका? वो एंडिंग है, वो हमने ये और ये कुछ ले लिए। इसका मतलब है ये बिक गया, ये बिक गया, ये बिक गया। इसमें से कितने बिके? 600 तो बच गए। हाँ, तो जो बिक गया उसकी कीमत कितनी है? जो बिक गया उसकी कीमत 10,34,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर हम इन दोनों को प्लस भी करेंगे, डेफिनेटली दिस वुड बी 17,49,000। और इसमें से दिस वन, दिस में से 600, ये सारे के सारे क्या है? दिस वन, दिस में से 600 ये बच गए। इसमें से कितने बिक गए? 4,900 में से। ठीक है, ये पूरे बिक गए, ये पूरे बिक गए, ये पूरे बिक गए। इस सवाल में अगर मैं चाहता ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे भी निकाल सकता था। 6,100 मल्टीप्लाई बाय 50, 5,400 मल्टीप्लाई बाय 49, 5,200 मल्टीप्लाई बाय और 4,300 मल्टीप्लाई बाय, इन सबको भी प्लस करता तब भी मेरे पास क्या आ जाती? कॉस्ट ऑफ। लेकिन चूंकि ये स्टैंडर्ड तरीका है, वो तरीका फिर जुगाड़ू तरीका इसको हम कहते हैं ना पाकिस्तान में, ये वो होता, ये हर जगह पे अप्लाई, ये यहाँ पे इसलिए अप्लाई हो जाता, डेटा इस तरह दिया हुआ था। अगर आप ये जो मैंने कैलकुलेशन की है 10,34,200 की, ये आप डायरेक्ट भी करते, मतलब ये 10,34,200 आंसर आ रहा है ना, कैसे आ रहा है? 6.00 मल्टीप्लाई बाय 50, 5,400 मल्टीप्लाई बाय 5,200 मल्टीप्लाई बाय, इसमें से क्या लेता मैं? 4,300। कितना लेता? मल्टीप्लाई बाय, हाँ, क्योंकि 600 तो बच गए ना। हम किसकी बात करें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो फीफो है ना, ये बेचा, ये बेचा, ये बेचा, ये पूरे नहीं बेचे, इसमें से 4,000 तो भी मेरा आंसर आ जाता। अब आखिरी रिक्वायरमेंट क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस प्रॉफिट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। और ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रेट है, कुछ भी नहीं है। आपके पास क्या सेल मौजूद है? कितने यूनिट बेचे हैं ये पूछ रहा हूं, कितने यूनिट बेचे हैं? 21,000। ये सवाल में लिखा हुआ नहीं था, निकाला है। कैसे निकाला है? टोटल यूनिट थे 35,600, टोटल यूनिट थे 35,000, उसमें से कितने बच गए, कितने बिक गए? 21,000 यूनिट बेचे। तो क्या कोई बाटा प्राइस है? इनकी फिक्स रेट है? कितने में एक यूनिट बेचते? हाँ, ये कहते हैं हम, हमारी एक जबान है, हम पठान है, हम एक बात करेगा, ठीक है। वो एक वीडियो आई थी अभी, मैंने शायद आपके ग्रुप में शेयर की थी या नहीं, पता नहीं आपने देखी होगी। एक पठान के होटल पे लिखा होता ना 24 घंटे सर्विस, एक 25 घंटे सर्विस देखा है आपने? एक वीडियो आई 25, वो बड़ा वीआईपी बोर्ड लगा 25 घंटे सर्विस। तो एक ने इंटरव्यू लिया, पूछा भाई यार ये क्या मसला है, 24 घंटे सर्विस होता है, आपने 25 घंटे बोला? आजकल रातें बड़ी हो गई है,
और दिन छोटे हो गए, रात के 13 घंटे, दिन के 12 घंटे, प्लस कर लो कितना होता है, बोला 25 होता है, सही है। तो आ रहा वो फिर दोबारा उसने बोर्ड दिखा, बड़ा वीआईपी बोर्ड लगाया है, 25 घंटे सर्विस। तो भाई बहरहाल बात ये, पठान का अपना दिमाग है, ये कह रहे हैं हम चाहे 50 का खरीदेगा, चाहे 49 का, 48 का, 50 का, 47, हम बेचेगा एक रेट पे, हमारा एक जबान है। क्या क्या जबान है इनका? 57 पर यूनिट, ठीक है। अब ये 57 के हिसाब से बेचे, मल्टीप्लाई कर तो कितना रोकड़ा आया जी? 1197,000। ये क्या है, कॉस्ट है या सेल है? अच्छा, आपने जो माल बेचा है उसकी कीमत को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई ये बताओ कितने रुपए का माल बेच दिया? भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी थी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,34,200। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, बेची हुई अशिया की कीमत। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? क्या तर्जुमा किया था मैंने भाई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेची हुई अशिया की कीमत। व्हाट इज दिस? हमारे मेमन भाई जो है ना, प्रॉफिट के मामले में, कारोबार में माशाल्लाह बड़ा क्विक कैलकुलेशन करते हैं। मेमन भाई ने फौरन इसकी प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे दिया। हाउ मच इज दैट? 1,62,800। व्हाट इज दिस? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? वेरी सिंपल। बस ऐसी बात है, मैं अगर आपको बोलूं, मैंने अभी मिसाल दी थी, ये पेन में 50 रुपए का बेच रहा हूं, तो 50 रुपए में कॉस्ट भी शामिल है और प्रॉफिट भी। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। तो अब मैं अगर 50 रुपए में से 40 रुपए की कॉस्ट माइनस करूं, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 10 रुपए। यहाँ पे सेल कितनी थी? 11,97,000। 21,000 यूनिट बेचे 57 के हिसाब से। सेल में से क्या माइनस किया? जितने का खरीदा था। तो पता चलिए कितना प्रॉफिट हुआ है। इज दैट क्लियर? एनी ऑब्जेक्शन? इसको भी एक खूबसूरत से बॉक्स में पैक कर देते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका सवाल जो है वो मुकम्मल हुआ। आज हमने इस पे एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और उस कॉन्सेप्ट का नाम है ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा नया कॉन्सेप्ट ऐड किया? ओके स्टूडेंट्स, अब हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये सवाल सॉल्व किया है और इसमें हमने 3 चीजें डिस्कस की। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नंबर 2 कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री यानी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। एंड नंबर 3 ग्रॉस प्रॉफिट। ये इस सवाल की 3 रिक्वायरमेंट थी मुबश्शिर ट्रेडर्स की। अब हम जर्नल डिस्कशन पे जा रहे हैं इस टॉपिक के। मतलब जर्नल डिस्कशन से मुराद कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जामिनर एग्जामिन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसी कैलकुलेशन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से पेश करूंगा जो मैंने अभी पिछले केस में की थी। अब आप देखिएगा मैं यहाँ पे लिखने क्या जा रहा हूं और थोड़ा सा इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। मैंने यहाँ पे लिखा है नेट सेल्स, ठीक है। नेट सेल में से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी मैंने ये बात बताई है कि अगर हम नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करें तो आंसर क्या आता है? क्या आंसर आता है? ये बात सबको मालूम है। अब देखिए मैं यहाँ कर क्या रहा हूं, मैंने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अंडरलाइन कर दिया और मैंने यहाँ पे कुछ लिखना शुरू किया कि ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया नेट परचेजेस। उसके बाद क्या करूंगा? ओपनिंग इन्वेंट्री एट नेट परचेजेस। तो मेरे पास जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और उसमें से क्या करते हैं हम? एंडिंग इन्वेंट्री को क्या करते हैं? तो हमारे पास आंसर क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग इन्वेंट्री में किसको ऐड करते हैं और किसको लेस करते हैं? तो हमारे पास क्या आंसर आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब यहां पे बात ये है मेरे भाई कि शायद कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अभी पिछले सवाल में आपने इतनी लंबी कैलकुलेशन तो नहीं की, आप सीन को लंबा कर रहे हैं। पिछले सवाल में आपने डायरेक्ट एक लाइन में क्या लिखा? सेल
अगली लाइन में क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आंसर आ गया। तो वहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी मैं ऊपर क्या कर चुका था, ये पूरा कैलकुलेशन ऐसे ही तो हुई है ना, दिस प्लस दिस माइनस इक्वल टू दिस, व्हाट इज दिस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये अब मैंने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की पूरी आपको क्या रख दी, कैलकुलेशन। अब मैं एक मिसाल देता हूं कि मेरे पास सेल हुई है, सपोज कर लेता हूं कोई 8 लाख रुपए की सेल, कितनी हुई है, 8 लाख रुपए की सेल। सवाल में मैंने आपको बता दिया हमारी सेल कितनी हुई है, 8 लाख रुपए। सेल में से हमें क्या माइनस करना है ताकि हम क्या कैलकुलेट कर सके, प्रॉफिट। अच्छा, अब हमने सपोज करना है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक मौजूद था 1 लाख रुपए का, कितने का मौजूद था, आपने और मजीद गुड्स खरीदी 6,20,000 रुपए, कितने की, इन दोनों को प्लस करें 7,20,000। अब मैंने यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट देना है, कहना ये चाह रहा हूं कि ये सेल में से यहां मैं क्या माइनस करूंगा, सेल में से क्या माइनस करूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में से क्या माइनस करूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सही है, तो मेरे पास आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। सेल में से माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगी मेमन भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगी आकिब, एब्सोल्युटली राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये कॉन्सेप्ट समझो, मैं कितना बार बार दे रहा हूं, अभी पिछले साल में 2 एरो बनाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के कितने टुकड़े हैं, कुछ जो बच गया वो माइनस करो, जो पिक किया वो तो चल जाएगा। अब मेरे पास राइट नाउ वी हैव 3 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इतना जरूर पता है, जैसा कि भी फातिमा नाम है, जवेरिया ने, अच्छा फातिमा तो आई नहीं है, जवेरी ने कहा कि सर ये 7,20,000 जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, इसमें से कॉस्ट एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करे, जो बिक गया वो माइनस करे, जो बिक गया वो पता चल जाएगा, जो बच गया वो माइनस करे, सॉरी जो बच गया वो माइनस करे, जो बिक गया वो पता चल जाएगा। ऐसे ही हर सवाल में ऐसे ही किया है, ओपनिंग इन्वेंट्री। और ये कॉन्सेप्ट भी है ना भाई, 50 बकरे थे, 3 बच गए तो कितने बिक गए, 47। तो जो बच गया ना वो माइनस करो, तो खुद ब खुद ही क्या पता चल जाता है, जो बिक गया। आपके पास 100 घर थे बेचने के लिए, 2 घर बच गए, कितने बिक गए, 48, 98, 100 - 2, जो बच गया वो माइनस करो, जो बिक गया वो सामने आएगा। अब आप ये कह रहे हैं सर इसकी वजह से ये रुक गया, भाई इसमें से मैं माइनस करूंगा, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखूंगा, इसमें से जो माइनस करूंगा, जो आंसर आएगा उसको क्या बोलूंगा, कॉस्ट ऑफ। भाई ये कैलकुलेशन किसकी है, मैं एक काम ये कर देता हूं, आपको एक डब्बा बना देता हूं, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स, ये जो बॉक्स है ना पूरा, ये बॉक्स किस चीज की कैलकुलेशन को शो कर, दिस इज द वे टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग इन्वेंट्री एट नेट परचेजेस लेस एंडिंग इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करूंगा तो आंसर क्या लिखूंगा, ये आंसर क्या कहलाएगा, इसके ऊपर हेडिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ बेची हुई एशिया की और इतने का बेचा है, इसमें से ये माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा। अब 3 क्वेश्चन मार्क है, क्या ये सवाल विदाउट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन सॉल्व हो सकता है, नो, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अब इस सवाल को यहाँ समझाने का मकसद क्या है, ये बहुत गौर से सुनना, खासतौर पे वो स्टूडेंट जो पेपर देंगे, जिनका पेपर एग्जाम्प्ट नहीं है, इससे रिलेटेड 3, 4, 4, 5 MCQs आ जाते हैं बच्चों के, कम भी आते नहीं भी आते लेकिन आते, ये जरूर पूछता है एग्जामिनर। अब इसमें हमने जो टॉपिक इस वक्त डिस्कशन में रखा हुआ है अपना, उस टॉपिक का नाम कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है, अकाउंटिंग फॉर। ये देखें, ये मैंने जब पहले दिन ये चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो मैं सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखता हूं, चैप्टर नंबर बताता हूं,
अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज सिलेबस का चैप्टर नंबर, और इस पे कौन से आईएएस की रिक्वायरमेंट होती है, IAS 2। अब आपने कहा कि हम इन्वेंट्री पढ़ लें सर, और इन्वेंट्री हमें कैलकुलेट करनी होती है एंडिंग वाली। कौन सी वाली? हमने अली बाबा के सवाल में क्या लिखा रहा है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ, फिर हमने उसको फीफो के बाद वैक्स से किया, वहां भी क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ। फिर हमने लास्ट क्लास में नासिम को देखा, कॉस्ट ऑफ। आज हमने मुबशिर के सवाल में क्या कैलकुलेट की, कॉस्ट ऑफ। असल रिक्वायरमेंट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री इज व्हाट, पर्टिकुलर कट ऑफ डेट की इन्वेंट्री, महीने के बाद की, 2 महीने के बाद की, 6 महीने के बाद की, साल के बाद की, एक पर्टिकुलर डेट की इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री। अच्छा, एंडिंग इन्वेंट्री इन 3 क्वेश्चन मार्क में से कौन सी है? फर्स्ट वन। 7,20,000 में से कुछ माइनस करूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए, उसको सेल में से माइनस करूं तो। अब लेकिन एक बात बता दूं मैं, अगर इन 3 में से कोई भी एक के वैल्यू पता चल जाए ना, बाकी 2 आ सकती है। जैसे अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाए, अगर मुझे क्या पता चल जाए, तो सेल और ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होता है, कॉस्ट। ये मार्कर में कहता हूं 50 रुपए का बेचा, 10 रुपए का मेरा प्रॉफिट है, आप लोग कॉस्ट नहीं बता सकते। ये मार्कर मैंने 2000 का बेचा, मेरी जो कॉस्ट थी वो 1500 रुपए थी, या सॉरी कॉस्ट बता दी, मार्कर मैंने 2000 का बेचा, मेरा प्रॉफिट 400 रुपए था, कॉस्ट 1600 रुपए। अब अगर मुझे जीपी पता चल जाए तो कॉस्ट आ जाएगी, जब कॉस्ट आ जाएगी तो उन दोनों के डिफरेंस है एंडिंग। या मुझे अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल जाए तो सेल और कॉस्ट के डिफरेंस से जीपी आएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होता है, एंडिंग इन्वेंट्री। क्योंकि अवेलेबल फॉर सेल के कितने टुकड़े हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, यही है। अब मेरी बात सुने, मैंने यहाँ किया भी था, अभी पिछले सवाल में यहाँ पे इसके 2 हिस्से किए थे, यहाँ लिखना भूल गया था। ये था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बिक गया, और एंडिंग जो बच गया। अब एक बात सुनिए बहुत गौर से, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है ना, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। क्या कहलाता है? अब इसमें क्या करता है एग्जामिनर, आपको सेल बता देगा, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री बता देगा, आपको परचेज बता देगा, बस। मैंने भी कितनी चीजें बताई है, क्या क्या बताइए, सेल, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस। वो आपको एंडिंग इन्वेंट्री नहीं बताएगा, वो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट, वो आपको बोलेगा कंप्यूट एंडिंग इन्वेंट्री। क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एंडिंग। वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपकी, वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपकी एंडिंग इन्वेंट्री क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, लेकिन वो आपको बोलेगा आप बताओ कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। तो आप बोलेंगे सर कोई भी एक क्वेश्चन मार्क पता चले तो हम बताएं ना, तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको असल में ये सवाल बनता क्यों है, वो बताते भाई क्या कहानी लिखेगा, बोलेगा हमारा जो ना माल चोरी हो गया, हमारा माल क्या हो गया, एंडिंग स्टॉक आखिरी दिन चोरी हो गया। अब आखिरी दिन चोरी हो गया मतलब आपको पता ही नहीं माल कितने का पड़ा हुआ था। अब बोलेगा आप बता दो यार कितने का, बोलेगा मुझे इतना पता है कि मैंने कितने की सेल की है, लिखी हुई है बुक में, मुझे इतना पता है कितना ओपनिंग स्टॉक है, लिखा हुआ है बुक में, मुझे इतना पता है मैंने कितने की परचेज की, लिखा हुआ है बुक में, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। अब आप मेरी मदद करो, आप अकाउंटेंट हो, आप ये बता दो जो मेरा माल चोरी हुआ है या खुदा ना खासा आग लग गई, वो लिखा होगा फायर अगर होगी जल गया, तो आप मुझे बताओ कितना चोरी हुआ कितना जल गया। लेकिन वो आपको एक चीज बता देगा, फॉर एग्जाम्पल वो कह देगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट सेल पे जो है ना 25% होता है, ग्रॉस प्रॉफिट सेल पे कितना होता है। अब ये बताओ सेल ऊपर कितनी हुई है, जरा देखो, 8 लाख का 25% निकाल दो, 2 लाख, सीधा है ना, 2 लाख 2 लाख 4 लाख 50% होता है, 8 लाख का 25%। इधर देखिए तो 2 लाख रुपए क्या कैलकुलेट किया है आपने। अब आप देखिए सारे क्वेश्चन मार्क सॉल्व हो गए खुद ही। अगर 8 लाख की सेल में कितने लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है, 8 लाख की सेल में अगर आपका 2 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है मेरी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख थी ना भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी थी 6 लाख। अच्छा ये बताएं मेरे पास टोटल माल था कितने का बेचने के लिए,
7,20,000, उसमें तो कितना बेच दिया तो कितना बच गया। अब आप उसको बता देंगे सर आपकी दुकान पे जो माल था ना आखिरी में, जो खुदा ना खास्ता चोरी हो गया है या खुदा ना खास्ता आग लग गई है, वो माल कितने का था? 1,00,000 का। और वो माल कौन सी इन्वेंट्री थी? एंडिंग इन्वेंट्री। कौन सा चोरी होगा? जो बिकेगा या जो बच जाएगा? खुदा ना खास्ता आग लगी तो कौन सा जला? जो बिक गया या जो बच गया था? अब वो कह रहा कुछ भी नहीं बचा, सब चोरी हो गया, या कुछ भी नहीं बचा, खुदा ना खास्ता सब का सब जल गया। अब आप बोलेंगे सर जल गया तो वो कैलकुलेशन क्यों कर रहा है? चोरी को तो ताकि उनसे इंश्योरेंस करवाई हुई थी, वो इंश्योरेंस क्लेम करेगा। लेकिन पहले पता तो चले माल कितने का था। हमारा जो असल कंसर्न है ना, जो मैं फोकस करता हूं बार बार, वो ये है हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम जो टॉपिक पे मौजूद है ना, तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? एंडिंग इन्वेंट्री। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? ये कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड कहलाता है? हमने ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से किसकी कैलकुलेशन की? कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। अब तक जो हमने पढ़ा था उस पर यह पढ़ा था कि हमने कैलकुलेशन की थी एंडिंग इन्वेंट्री की कौन कौन से मेथड से? परपिचुअल फीफो, परपिचुअल वैक, पीरियोडिक फीफो, पीरियोडिक वैक। आज भी मुबशी के सवाल में पीरियोडिक फीफो से करिए। हमने बोला फीफो ऊपर का माल बिक गया, नीचे के ये 6,700, 7,300 और 600 मिला के आपने बोला 14,600 यूनिट बच गए थे, ऐसे ही था। यहाँ पे हमने ऐसी कोई कैलकुलेशन, और यही तो एंडिंग इन्वेंट्री। देखें मुबशी का सवाल, देखें मुबशी के सवाल में ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी, कितनी थी? 10,34,000। इसके अंदर क्या ये एंडिंग इन्वेंट्री नहीं आ रही है? क्या यही आपने नीचे कैलकुलेट की 7,14,800? ये देखें, ये वही है ना। और इसी तरह ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन है, क्या इसके अंदर ये माइनस होके आ रही है? अगर मैं चाहूं ना इसी फॉर्मेट पे ये मुबशी का सवाल भी सॉल्व कर सकता हूँ। भाई सेल जो मेरी आ रही थी वो सेल को याद रखूंगा, ओपनिंग इन्वेंट्री 0, परचेज 17,49,000, और जो एंडिंग इन्वेंट्री में यहाँ से क्या करूंगा तो वही आंसर आएगा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही थी। सेल में मार दूंगा तो वही ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। फर्क ये वो मैंने एक लाइन में कर दिया था, क्योंकि वहां ऑलरेडी हम क्या कैलकुलेट कर चुके थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे हमने भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट नहीं की थी और कर भी नहीं सकते थे। असल में इस मेथड का या इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? ऊपर लिखा है मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है? तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट की। क्या कैलकुलेट की? कौन से मेथड से? ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। अब सुने, सेल बता देगा आपको, ओपनिंग इन्वेंट्री बता देगा, परचेजेस बता देगा, लेकिन कितने क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे? एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको रिवर्स आना है, उल्टा आ रहा है। अब आपको वो बता देगा सेल के ऊपर कितना मौजूद है, कोई भी परसेंटेज दे देगा। क्या नॉर्मली देखिए फिक्स नहीं होती, लेकिन जब इस टाइप की सिचुएशन सवाल समझाने के लिए आपको दी जाए तो फिक्स कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं, हाँ सवाल आप एग्जामिनर आपको बता देगा ना कि 20% था, 30% था, 40% वो बताएगा आपको, लेकिन ये फिक्स नहीं। उसको तो पता होता ना जो बेचने वाला है, क्या बेचने वाले को ये पता? अच्छा ये बताओ माल चोरी हो गया या माल जल गया, बेचने वाले को नहीं पता कितना माल पड़ा हुआ था, लेकिन क्या उसको ये पता है मैंने कितनी सेल की है? क्या उसको पता है ओपनिंग में कितना माल था? क्या उसको पता है मैंने कितनी परचेजेस की है? और उसको ये भी पता होता है ऑन एवरेज मेरे माल पे मैं कितना प्रॉफिट, वो ऑन एवरेज भी लिखा होता है एक वर्ड अक्सर, तो एवरेज प्रॉफिट आपको बता सकते हैं। ठीक है, वो एक्चुअल नहीं होगा, थोड़ा सा एस्टिमेटेड होगा। देखिए कुछ लोगों की पॉलिसी, अभी हमने पढ़ा एक सवाल, तो कुछ लोगों की पॉलिसी होती है वो अपनी प्रॉफिट को इतना ही मेंटेन करते हैं, 25%, 40%, 30%, डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो बहरहाल हमारे पास डिपेंड करता है कि आपकी परसेंटेज ऑफ। कल की बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल मैं था ना जब पूल में, स्टूडेंट मेरे साथ थे वहां पे, वो बच्चे तो अकाउंटिंग वाले सारे तफरी कर रहे थे, कह रहे सर ये पूल की अकाउंटिंग करते हैं, वेब पूल की हमने की, इतना % प्रॉफिट आ रहा है। मैंने कहा यार ये तो बहुत कम % है, इसको बढ़ाओ थोड़ा सा, मतलब मेमन नहीं था शायद, मुझे लग रहा है। तो बहरहाल इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है, देखिए प्रॉफिट की एक ऑन एवरेज परसेंटेज भी होती है कि यार मैं 1 लाख का खरीद के 1,20,000 का बेचता हूँ, 20% प्रॉफिट। मैं 2 लाख का खरीद के 2.5 लाख का बेचता हूँ, ये 25% प्रॉफिट हो गया। वो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी, तो वो आपको समझाने के लिए एवरेज प्रॉफिट बता देगा।
यहाँ पे मैंने कितना एवरेज प्रॉफिट बता दिया सवाल में, मैंने कहा 8 लाख में कितना प्रॉफिट है, 25%, 2 लाख। 8 लाख की सेल में 2 लाख का प्रॉफिट, कॉस्ट कितनी हो गई, 6 लाख। टोटल माल कितना था, 7 लाख 20। कितने लाख का माल बेच दिया तो कितना बच गया, ये आपने निकाली रिवर्स से। इसको क्या कहते हैं, जीपी मेथड से किसकी कैलकुलेशन। अब इसमें वो 2 काम करता है, कभी तो ऐसे पूछता है तो आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे 1,20,000। अगर मैं इसमें अच्छा, अब उसमें आपसे आपने देखना होगा उसने पूछा क्या है। बाद में पता है क्या करता है, वो सवाल में ये बता देता है कि भाई चोरी होने के बाद 20,000 का माल बच गया था। कितने का माल बच गया था, अब आप बताओ कितना माल चोरी हुआ है, 1 लाख का। कितना माल चोरी हुआ, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन बता रही है कितना माल बचना चाहिए था, 1 लाख, लेकिन कितना माल बचा है तो कितना चोरी हो गया। आई बात समझ में। लेकिन फिर आपने नीचे ऑप्शन में ये भी देखना होगा, एमसीक्यूज में आता ही है, नीचे 4 ऑप्शन होते, हो सकता है नीचे 1 लाख वाला ऑप्शन भी हो और नीचे 1,20,000 वाला ऑप्शन भी हो। आपने ये देखना होगा कि उसने पूछा क्या है, क्या वो आपसे ये पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, तो 1,20,000 है। लेकिन अगर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ चोरी इन्वेंट्री यानी थेफ्ट इन्वेंट्री, तो फिर आपका आंसर जो है ना वो 1 लाख होगा। ये एग्जामिनर डॉज देता है, हो सकता है वो आपको लिख दे सवाल में कितना माल बच गया चोरी होने के बाद या जलने के बाद, 20,000। लेकिन चाहे चोरी हुआ नहीं हुआ, जला नहीं जला, या चोरी हुआ या जल गया, एंडिंग इन्वेंट्रीज केस में कितनी बन रही है एक्चुअल, 1 लाख। अब अगर वो आपसे पूछ ले यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, तो आंसर क्या दोगे। हालांकि वो बोल भी रहा है 20 का माल बचा हुआ है, लेकिन फिर भी आप आंसर क्या दोगे, 1 लाख। अगर वो क्या पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ, लेकिन अगर बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लॉस्ट बाय फायर, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लॉस बाय थेफ्ट, तो अब आप आंसर क्या देंगे, 1 लाख, क्योंकि नीचे दोनों ऑप्शन होंगे। इज दैट क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है आपने। ये था आज का दूसरा कॉन्सेप्ट। 4 कॉन्सेप्ट थे, 2 डिस्कस हो गए। अब हम जा रहे हैं आज के तीसरे कॉन्सेप्ट पे। असल में इन्वेंट्री के ऊपर कौन सा आईए सप्लाई होता है। अब एक इंतहाई अहम गुफ्तगू करने जा रहा हूं, और प्लीज साइलेंट। क्या लिखा है मैंने, ये इन्वेंट्री रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। व्हाट इज दिस, इन्वेंट्री रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एज पर IS 2। कौन से IS के मुताबिक, IS 2। इन्वेंट्री रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एज पर IS 2। अब ये सुनिएगा, अभी आप थोड़ा सा फौरन क्लिक नहीं होगा, मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, लोअर ऑफ कॉस्ट और। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए हमने अब तक हर सवाल में इन्वेंट्री की सिर्फ क्या कैलकुलेट करना सीखी है, उसको क्या कहते थे, कॉस्ट या NRV, कॉस्ट, क्या कहते थे। अब देखिए एक होती है कॉस्ट, एक होती है NRV। एक क्या होती है कॉस्ट और एक क्या होती है, कॉस्ट वो होती है जिसपे आप खरीद के लाते हो। अभी हमने जितने भी सवाल किए ना, ये देखें, ये पहला सवाल मैंने करवाया अली बाबा, ये हमने क्या कैलकुलेट किए, वैल्यूएशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। व्हाट इज वैल्यूएशन, कॉस्ट कितनी थी, 3380। फिर हमने इसी सवाल को सॉल्व किया वैक्स से, तो 3344 कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन 2 नाजिम, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आई थी 2100 फीफो से, 1957 वैक्स से। फिर हमने आज एक सवाल किया और उस पर हमने कॉस्ट ऑफ पेंडिंग इन्वेंट्री निकाली, मुबशिर के सवाल में 7,14,800। फिर हमने अभी एक सवाल किया, यहां भी निकालिए कॉस्ट ऑफ पेंडिंग इन्वेंट्री, चाहे जल गया था चाहे चोरी हो गया था, लेकिन हमने कॉस्ट बता दी कितना माल आपका जला है या चोरी हुआ, कितने का माल था वो। इसका मतलब है उसकी बुक में कितने का शो हो रहा था, 1 लाख। अब IS 2 जो है ना, वो कहता है आप 1,20,000 या कॉस्ट पे नहीं दिखाओगे, वो कहता है आपने इसकी एक और कैलकुलेशन करनी, जिसका नाम क्या है,
और इन दोनों में से किसको पिक करना है? नहीं, इन दोनों में से किसको पिक करना है? लोअर ऑफ। इन दोनों में से किसको पिक करना है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। विच वन इज लोअर? अब ये एनआरवी क्या है? आयशा प्लीज लिसन केयरफुली। एनआरवी क्या है? एनआरवी इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। व्हाट इज एनआरवी? यानी आप इस इन्वेंट्री को बेच के कितना अमाउंट रियलाइज कर सकते हैं। आप इस इन्वेंट्री को बेच के कितना अमाउंट रियलाइज कर सकते हैं। अब एनआरवी क्या होती है? एनआरवी होती है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। एनआरवी क्या होती है? हाँ, अब बाज दफा वैसे तो हम एनआरवी, अब बोलेंगे सर हमें क्या पता कितने का बिकेगा, लेकिन क्या आपको पता होता है ना कि आपकी प्रोडक्ट की मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है? एनआरवी पता होती है। अच्छा, नॉर्मली एनआरवी कॉस्ट से कम होनी चाहिए, कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए? जाहिर सी बात है, हम सब कारोबार कर रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लेकिन आपको पता है कभी कभी एनआरवी भी कॉस्ट से कम हो जाती है, कभी कभी एनआरवी कॉस्ट से। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। आपके पास एक इन्वेंट्री है और उसकी कॉस्ट आ रही है 10,000 रुपए। एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आ रही है? ना व्हाट इज एनआरवी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब इस, सपोज करें ये मेरी इन्वेंट्री है, हाजा दिस इज माय इन्वेंट्री। ऑनलाइन जो अभी नहीं है, बाद में ये लेक्चर सुनेंगे तो ये मैं लैपटॉप की तरफ इशारा करके कह रहा हूँ। ये लैपटॉप सपोज मेरी प्रोडक्ट है, यही मैं बेचता हूँ और मेरे पास एक लैपटॉप बचा है, बस सारे बेच दिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, एक बचा है खाली, राइट। लेकिन ये एक भी मेरे लिए क्या है? एंडिंग इन्वेंट्री। इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 10,000 रुपए। कितनी कॉस्ट आ रही है? मेरी कॉस्ट आ रही है ना, कैलकुलेशन की है फीफो से या एवरेज से, आंसर निकाल लिया मैंने एंडिंग इन्वेंट्री। एक यूनिट भी चाहे बच जाए। मेरा ख्याल है मैंने आपको एक सवाल ऐसा भी दिया है आज के होमवर्क में, जहां तक मुझे याद है आज के होमवर्क में एक सवाल ऐसा है जिसमें आखिर में कितने यूनिट बचेंगे। एक सवाल मैं आपको बताता हूँ कौन सा सवाल है वो, शायद वो ये वाला है शायद। देखो 7 और 8 और 5 कितने परचेज हुए टोटल? 20। 20 में से 5 और 8 कितने हो गए? 13। 13 और 6 कितने हो गए? 19। कितने बिक गए? ये 19। तो कितने बचेंगे आखिर में? ऐसा भी हो सकता है, बाज़ दफा होते बड़े आइटम होते हैं, एक आधी बच गया बाकी सब बिक गए अल्हम्दुलिल्लाह। सपोज मेरी ये इन्वेंट्री थी, मेरी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कितने रुपए आ रही है? 10,000। अब हम इसको 10,000 पे दिखाएं या नहीं दिखाएं, आईएस का क्राइटेरिया क्या है? आईएस 2 कहते हैं अब आपने इस एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट तो निकाल ली ना भाई, अब इसकी क्या कैलकुलेट करें? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कितना अमाउंट इसको बेचने से रियलाइज होगा। अब आप बोलेंगे सर आपको क्या पता, मार्केट तो पता होती है ना। अगर मैं कहता हूँ यार मार्केट ऑल इज वेल और ये मेरा आराम से 12,000 में बिक जाता है ये वाला लैपटॉप, तो इसकी एनआरवी कितनी हो गई? 12,000। इसकी एनआरवी कितनी हो गई? अगर ऑल इज वेल तो ये मेरा लैपटॉप मार्केट में कितने का बिक जाता है? 12,000 का। इसकी एनआरवी कितनी हो गई? 12,000। मतलब जाहिर सी बात है, हुसूल रिस्क हलाल तो इबादत है ना। हम भी पैसे कमाएंगे, 10,000 का खरीदा है तो कम से कम कितने का बेचेंगे? 12,000 का। 2,000 का तो कुल्लू जायज प्रॉफिट, ठीक है। अब ये बेच दिया या बेचेंगे इतने का? अभी बेचा, एस्टिमेटेड होती है, निकाल ली। अब बताओ विच वन इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी? तो अब ये इस पे रिकॉग्नाइज होगा, कॉस्ट पे। कॉस्ट कितनी है आपके पास? ये कॉस्ट पे जाएगा। अब आपके जहन में एक बात आएगी कि सर इसका मतलब ये है कि हर केस में तो हमेशा क्या कम होनी चाहिए, तो क्या कभी ऐसा नहीं होता आपका स्टॉक नियर टू एक्सपायर हो जाए, आपका स्टॉक आउट ऑफ फैशन हो जाए, आपका स्टॉक आउट ऑफ सीजन हो जाए, आपका स्टॉक जो है ना वो किसी वजह से उसकी मार्केट में डिमांड कम हो जाए, तो उसकी कॉस्ट से भी कम हो जाती है एनआरवी। एग्जांपल देता हूं आपको बहुत सारी। कभी कभी ईद उल अजहा के मौके पे मवेशी मंडी में एक्सेस जानवर आ जाते, जितनी डिमांड नहीं होती। आखिरी के दिनों में जानवर कॉस्ट से भी कम पे बेच रहे होते हैं वो लोग, जितनी उनकी कॉस्टिंग है ना, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, उससे भी कम पे। जब बहुत एक्सेस माल बच जाए, ये अभी 2-3 सालों में तो इतना नहीं हो रहा, लेकिन बीच में अभी 2-3 साल के अंदर एक साल ऐसा गुजरा है जिस साल में मैंने नोट किया था, मतलब जो जानवर लोग, एक मिसाल दे रहा हूँ, 50 का ला रहे थे, ये सॉरी लाख रुपए का ला रहे थे, आखिरी के दिनों में लोगों ने वही जानवर 50 का लिया था।
जो बिल्कुल आखिरी में बारिश बहुत तेज हो गई थी लास्ट डे, जानवरों के रेट, जो कि ये भी एक फैक्टर है। बारिश ही हो जाए, 2 दिन रह जाए, 1 दिन रह जाए, लोग क्या करते हैं, मजबूर है लेके जाएं, दोबारा पालें, बेच देते हैं वो। तो बाद दफा आपकी एनआरवी कॉस्ट से भी क्या हो जाती है। तब मुझे भी किसी ने बताया, एक साहब है वो बिजनेस करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, कोई चाइना जो चॉकलेट है उनके पास, वो बेचते हैं। मेमन भाई है मेरा ख्याल है, यस मेमन है। तो पता नहीं कौन सी कंट्री का नाम बता रहे थे, वहां से वो मंगवाते हैं। यहाँ पे वो होलसेलर को एक पैकेट देते हैं पता नहीं 700 या 800 रुपए में। अब वो कहने लगे, उन्होंने पूरी बिल्डिंग को विजिट किया, कहने लगे यार, वो उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टॉक बच गया, कि कोविड की वजह से बीच में ट्रैवलिंग रुक गई थी, उनका स्टॉक नहीं पहुंच सका, 1 महीने की एक्सपायरी डेट रह गई थी, अब तो खत्म हो गया होगा, एक्सपायर हो गया होगा। ये अगस्त की बात बता रहा हूँ मैं, पिछले महीने की, बल्कि अक्टूबर है मेरा ख्याल है, अगस्त की बात बता रहा हूँ, 2 महीने पुरानी बात। तो उन्होंने कहा सबको यार, बिल्डिंग में अपनी पूरी फ्लैट में विजिट किया उन्होंने, लोगों को कहा कि यार आप हमसे खरीद लें, हम आपको 300 रुपये पैकेट दे रहे हैं। हालांकि वो होलसेलर को बता रहे कितने का देते, पता नहीं 600 700 800 में से कोई एक अमाउंट थी। और उन्होंने कहा कि यार समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आज 300 भी आ रहे ना, बाद में ये भी नहीं आएंगे। मैंने तो कई मरतबा देखा, मैं तो अकाउंटिंग अप्लाई करता हूँ। एक मरतबा मैं एक जगह गया, असर की नमाज पढ़ी रास्ते में, तो जाना हुआ 2-3 दफा वहां पे जमशेद रोड पे। तो वहाँ एक मस्जिद है, फातमी मस्जिद, अपनी फातमी मस्जिद है। तो वहां जैसे ही मैं बाहर निकलता था नमाज पढ़ के, तो बिल्कुल मस्जिद के साथ एक दुकान थी। शाम का टाइम होता था, अक्सर मैं असर में वहां जाता था। उस टाइम में थोड़ी भूख लग रही थी कि मैं चॉकलेट वगैरह कुछ लेता था। अच्छा, मैं जाता था दुकान पे, तो एक बड़े से अंकल बैठे होते थे, किटकेट रखी हुई होती थी, नाउ दिस वॉज दिस, अब इतने की है, पहले इतने की थी, मतलब अच्छा खासा गैप प्राइस में। मैंने बोला अंकल ये क्या बात है, प्राइस आप इतने कम क्यों कर रहे हैं। कहने लगे बेटा ये शॉर्ट एक्सपायरी पे है, अब जब एक्सपायर हो जाएगी तो वो उतने की भी, फिर तो कोई नहीं लेगा आपसे। तो बात ये होती है, समटाइम आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो जाती है। अब जैसे आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है, वो टी शर्ट इस वक्त आपको, अगर कोई पाकिस्तान फाइनल में चला जाए या सेमीफाइनल में चला जाए, तो वो टी शर्ट जो पाकिस्तानी टीम की है वो बहुत महंगी हो जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है 2011 का वर्ल्ड कप, जब पाकिस्तान सेमीफाइनल में इंडिया के साथ था, संडे को वो मैच था। सैटरडे को मैं एक जगह होम ट्यूशन पढ़ाने गया, मैं उस वक्त होम ट्यूशन पढ़ाता था 2011 में, नया नया मैंने आईसी में पढ़ाना शुरू किया था। उस वक्त ज्यादातर मेरी होम ट्यूशन ये बड़े लेवल पे शुरू थी मेरी। तो मैं सदर में मेरा ऑफिस था, उसमें जॉब भी करता था। सदर में आप सबने देखी है जैनब मार्केट और रेक्स वगैरह, तो ये जो पीछे एटीएम मॉल के सामने मदीना मार्केट है, ऊपर रिहाइश है, नीचे पूरी मार्केट है। ऊपर मैं ट्यूशन पढ़ाता था मदीना मार्केट में। मगरिब की अजान हुई तो मैं अक्सर जाता था ऑफिस से शाम को पढ़ाने के लिए, 6 बजे 6:30 बजे, थोड़ी देर में मगरिब हो जाती थी पढ़ाते पढ़ाते। तो मैं नमाज पढ़ने जाता था नीचे मार्केट में, अजान हो गई, मैंने कहा मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। मैं नीचे गया नमाज पढ़ने मार्केट में, तो इतना रश लगा हुआ, क्योंकि अगले दिन पाकिस्तान इंडिया का क्या होना था, सेमीफाइनल। और पाकिस्तान की टीम की टी शर्ट लोग 2000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार थे, ब्लैक में मिल रही थी, क्योंकि वो उस वक्त जुनून होता है ना, आप 2000 को नहीं देखते उस वक्त, क्योंकि आप कल वो बड़ी स्क्रीन लगेगी, मैं वहां जाऊंगा, पोर्ट ग्रैंड जाऊंगा, फलानी जगह जाऊंगा, वो आप जोश में खरीद लेते 2000 रुपए। नेक्स्ट डे पाकिस्तान मैच हार गया था। अब आप हार गए तो हकीकत बता रहा हूं, अब वही टी शर्ट आप 200 के भी नहीं लोगे, आप जला दोगे अपनी टी शर्ट। हकीकत है, जो बहुत जुनूनी होते वो जला देते। तो 2000 रुपए में भी आप नहीं सोचते। देखिए बात ये होती है कि उस वक्त आप नहीं सोच रहे थे, क्योंकि आप एक जुनून था कि यार ये पाकिस्तान की वही जो टीम पहनी वही टी शर्ट मैं कल पहनूंगा। अगले दिन अगर पाकिस्तान हार गया था वाकई, तो क्या वो टी शर्ट आप 200 में लेते, और हकीकत में यानी उसकी एनआरवी कितनी नीचे आ गई। बाद दफा एकदम चीजें ऊपर हो जाती है। एक दफा मुझे याद है 14 अगस्त को तबानी में मेरी क्लास लग गई थी, और बच्चों ने सेलिब्रेट भी करना था। अक्सर यहाँ भी सेलिब्रेशन होती है, इस दफा भी हुई थी 14 अगस्त को। मैं यहीं था सुबह, बल्कि मैंने बताया था पहले हमारी मस्जिद में प्रोग्राम हुआ था, मैं वहां था, वहां से मैं फिर इधर आया था, फिर यहाँ प्रोग्राम था ऊपर छत पे। तो कुछ सालों पहले सिटी कैंपस में जब क्लासें होती थी, बल्कि सिटी कैंपस में इस साल भी हुआ है, मुझे बुलाया था, मैं नहीं जा सका। सिटी कैंपस में बच्चे अक्सर करते हैं, अभी क्लासें नहीं होती वहाँ पे, लेकिन वहाँ के जो पुराने बच्चे हमारे ना सिटी के, वो अभी भी वहाँ पढ़ने आते हैं लाइब्रेरी में। तो वो मुझे इनवाइट करते हैं, सर वो हम पार्टी शार्टी कर रहे हैं 14 अगस्त को, आप आ जाइएगा, खाना वाना बनवाते, केक वेक। अच्छा मैंने कहा यार बेटा मेरी तवानी में क्लास है, लेकिन मैं इंशाल्लाह क्लास से फारिग होकर 2 बजे पहुंच जाऊंगा। अब मैं तवानी से निकला,
तो रास्ते में मैंने देखा यार जो बंदा जा रहा है ग्रीन टी शर्ट पहना हुआ है, जो बंदा जा रहा है, अब मुझे भी जोश चढ़ गया। मैं सदर में रुका, मैंने यकीन करे शर्ट परचेज की। फिर मैं टीएस वहां पहुंचा, आईसी में, हमारे पास अपना रूम है वहां, तो हमारा पूरा घर है समझ ले, मेंबर रूम है। मैंने जाके अपने मतलब चेंज किया और मैंने वो ग्रीन टी शर्ट, तो उस वक्त क्या होता है, जुनून होता है। अब क्या 15 अगस्त को जाके मैं खरीदूंगा वो टी शर्ट? नहीं लूंगा। लाइटें चल रही थी अभी माहिर रबी लेवल में, 12 रबी लेवल तक बहुत बिकी, उसके बाद 13 के उनकी प्राइस क्या हो जाती है एकदम एनआरवी। असल में बात ये है, बाज दफा ये हकीकत है, कुछ प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो जाती है, आउट ऑफ सीजन हो जाती है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, नए टू एक्सपायर हो जाती है। बाद दफा उसका मार्केट में कोई अल्टरनेट आ जाता है, बाद दफा कोई आपके दिमाग में बिठा देता है यार ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना। वो टीवी में खुफिया चैनल वाले सरेआम टीम में विजिट किया। वो एक दफा कोई जो है ना बड़ी मशहूर प्रोडक्ट है हैदराबाद की, बहुत सारी है आप भी जानते हैं लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, रबड़ी भी है और भी बहुत सारी है, तो मैंने एक नाम लिया है, हाजी रबड़ी है और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन मैं भी किसी और प्रोडक्ट की बात, और भी कुछ नाम मशहूर है मैं नाम नहीं ले रहा। बहरहाल मैंने उसका नाम ले लिया जिसका एक्चुअल था। तो वहाँ की प्रोडक्ट का टीवी में दिखा रहे थे, तो हम लोग घर वाले देख रहे थे कि भाई ये मसला, सरे हमने छापा मारा, ये ऐसे बना रहे। अच्छा उन्हीं दिनों की बात है, वो एक मेरा स्टूडेंट हैदराबाद में होता था, वो आ गया हैदराबाद से, उसने कॉल की मुझे, सर आप क्या है? मैंने कहा मैं तो तबानी में हूँ। सर वो मैं हैदराबाद से आया हूँ आपके लिए ये लेकर आया हूँ, और आपने जो है ना वापसी में मेरे पास से नुमाइश पे वो रहता था, सर आप यहीं से गुजरेंगे नुमाइश से, तबानी से वही रास्ता है मेरा, नुमाइश से मेरा घर। मैंने कहा ठीक है भाई मैं आ जाऊंगा शाम में। फारिग वहां पहुंचा, उसने दिया, मैं घर जैसे लेके गया, घर में अच्छा ये तो वही वाली है ना जो टीवी में दिखा रहे थे। अब क्या होता है हमारे माइंड में जो है ना एक कॉन्सेप्ट, हम उस चीज, तो फिर बाद दफा आपकी वो प्रोडक्ट नहीं बिकती, आप उसको बहुत कम पैसों पे निकालते हो। मैंने देखा है बीच में वो कोको कोला के बारे में बड़े कुछ इंकशाफात आए थे, तो ये जंबो पता नहीं 55 रुपए की दे रहे थे इम्तियाजिया चेज वाले, यानी वो कह रहे थे पता नहीं 120 में, पता नहीं क्या 60 रुपए की एक, 110 की दो, मतलब इतनी कम प्राइस, क्योंकि लोग नहीं खरीद रहे थे। लोगों ने उसके बारे में कुछ यूट्यूब में वायरल कर दिया था पता नहीं, या सोशल मीडिया पे। बात यह है कि इंसान जब किसी चीज की मार्केट में नेगेटिविटी हो जाए तो उसकी एनआरवी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब एज्यूम कर ले, एक और केस बनाता हूं, एक प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट सेम रखता हूं, कितनी कॉस्ट है, लेकिन मार्केट फैक्टर बड़ा डाउन हो गया और उसकी एनआरवी कितनी हो गई है। अब आप मुझे बताओ कॉस्ट पे लेके जाओगे या एनआरवी पे, विच वन इज। इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आते हैं, और बाज़ दफा वो क्या करेगा पता है, आपको 2-3 प्रोडक्ट दे देगा और सबकी क्या बता देगा, कॉस्ट, और सबकी क्या बता देगा, और आपको बोलेगा कि बताओ इसमें से हमें किसको पिक करना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा सवाल, सर मैं बच्चे बता दी सेमिनार, बस ठीक है मैं आ रहा हूँ। शाह भाई चाय सेमिनार में पहुंचा देंगे, मैं बाहर हूँ, मैं वहीं नहीं आएगा, वीआईपी वाली। अच्छा अब आ जाए जरा, हमारे पास ये सवाल तो बहरहाल ऊपर का है, मतलब एफएससीआर का है, लेकिन मैं करवा देता हूँ, आप आसान सवाल है, बाद में वहां भी बड़े आसान सवाल आते हैं। ये सवाल फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के पेपर में आया था 3 नंबर का, ठीक है। और ये सवाल क्या पूछा है आपसे, मिस्टर शावेज इन्वेंट्री मैनेजर ऑफ अल गहासी पोल्ट्री प्राइवेट लिमिटेड has received number of queries in relation to IS2 inventory by GM, General Manager, right? Not Ghulam Mustafa, General Manager. The company has 3 types of inventories with the following cost and NRV. Table X, day old chicks, chicken. Cost NRV, cost NRV, cost NRV. In the context of IS2 inventories, Mr. Chavez has been asked the answer the following. कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हम जो वैल्यू निकालेंगे क्या तीनों की कॉस्ट प्लस कर देंगे, वो तो प्लस हुई है। हम तीनों में क्या लेंगे, किसको लेंगे, आप बताएं। टेबल एक्स के लिए 234 या 260, 234 क्योंकि ये कॉस्ट लोअर है। व्हाट अबाउट डे ओल्ड चिक्स 182 और 156, उसकी एनआरवी कम है। अब ये लिखा हुआ भी ना ओल्ड, कुछ पुरानी हो गई है। बाद में होता है चिकन में मसले आ जाते हैं, लोग नहीं खरीद रहे, वो चैनल पे दिखा दिया ये मसला हो रहा है फलाना, घर वाले भी कहते भाई चिकन नहीं लाना, टीवी में दिखा रही है मसला है, वो सस्ती हो जाती है एकदम, 200 रुपए 180 हो जाती है, आजकल 400 450 450 चल रही है। तो बात ये मेरे भाई, अब यहाँ पे अब ये चिकन कौन सी सही है इसमें,
कॉस्ट। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को क्या कर देना है, प्लस और आंसर। आपके मॉक सेशन में याद ही तो मॉक सेशन करवाया था, उसमें एमसीक्यूज भी है, उसपे से एक एमसीक्यू जैसा भी, उसमें दो इन्वेंट्री ए और बी सपोज, दोनों की आपको कॉस्ट भी दी, दोनों की आपको, तो आप बता रहे क्या इन्वेंट्री की वैल्यू जाएगी, तो क्या दोनों की कॉस्ट प्लस करोगे, दोनों की एनआरवी प्लस करोगे, किसको देखोगे? वहां पे भी सीन यही है, एक में कॉस्ट लोअर दी है उसने और एक में, और उन दोनों, हालांकि नीचे ऑप्शन में वो भी रखेगा जिसपे दोनों में किसको प्लस करके ऑप्शन रख देगा, कॉस्ट को, दोनों में किसको प्लस करके भी रख देगा, लेकिन आपको किस पे जाना है, ये आईएस का क्राइटेरिया है, ताकि आपकी इन्वेंट्री ओवर स्टेट ना हो, आपकी इन्वेंट्री मार्केट से डेविएट ना करे, आपकी रियलाइजेबल वैल्यू के मुताबिक जाए, तो जो लोअर होती है उस पर जाना चाहिए। तो इस पे इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर भी मैं नीचे अटैच कर दूंगा आप लोगों के लिए, सही है। तो विद दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।